अरुणाचल के नक्शे से चीन को झटका। डोकलाम के करीब भारत की रेल चाल। F2 आया तो चीन क्यों घबराया? ब्रिक्स से पहले ड्रैगन को भारत का संदेश। नक्शा, रेल, फाइटर विमान, चीन पर ट्रिपल स्ट्राइक। ऐसे हम चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जान लेते हैं देश का सवाल। जी हाँ, सवाल नंबर 1, क्या अरुणाचल के नक्शे में 27 स्थान जोड़कर भारत ने चीन की नाम बदलने की नीति को करारा जवाब दिया है? इसके साथ ही सवाल नंबर 2, क्या डोकलाम के करीब बढ़ती भारतीय रेल कनेक्टिविटी चीन के लिए बड़ा रणनीतिक संदेश है? सवाल नंबर 3 ये भी, क्या भारत जापान F2 युद्धाभ्यास से चीन के खिलाफ नया रणनीतिक समीकरण बन रहा है? सवाल नंबर 4 क्या है, क्या ब्रिक्स से पहले भारत का यह कदम चीन को साफ साफ सख्त संदेश है? सवाल नंबर 5, क्या नक्शा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस तीनों मोर्चों पर भारत चीन की चाल को मात दे रहा है? जी हाँ, ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीन और चीन की विस्तारवादी नीति हमेशा से हावी रही है वो सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में अब आपको बता देते हैं, अरुणाचल के 27 स्थानों की एबीसीडी को आपको फटाफट समझा देते हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक नक्शे में 27 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को शामिल किया है। इसके अलावा डिटेल 2 क्या है ये भी हम आपको फटाफट बता देते हैं। इन स्थानों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो आधिकारिक विभाग के मानचित्र में मानकीकृत नामों के साथ दर्ज कर दिया गया है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि नंबर 3 क्या डिटेल है। जी हाँ, ये नंबर 1 और 2 आपने समझा कि ये नंबर 2 जो डिटेल है वो भी अब आपके सामने है। इसके अलावा नंबर 3 क्या है आगे अब आपको ये भी बता देते, क्योंकि ये करारा जवाब है। थग ला पास और लांगजू जैसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ, डिटेल नंबर 4 क्या है, शेर ए थापा मेमोरियल को भी आधिकारिक नक्शे में जगह दी गई है। इसके अलावा डिटेल नंबर 5 क्या है, भारत का संदेश, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। और डिटेल नंबर 6 क्या है ये भी अब आपको फटाफट बता देते हैं, क्योंकि देखिए भारत का संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। भारत यहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा और अब भारत ने अपना संदेश जो है वो बिल्कुल साफ कर दिया है, बिल्कुल साफ साफ बता दिया है। चीन अरुणाचल को जंगनांग या दक्षिण तिब्बत बताता रहा है, लेकिन भारत ने बता दिया है कि अरुणाचल भारत का भिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। डिटेल नंबर 7 आपको बता देते हैं, चीन कई बार अरुणाचल के स्थानों के नाम बदलने की कोशिश कर चुका है। जी हाँ, चीन पहला मौका नहीं, इससे पहले भी कई बार उसने ये कोशिशें की और अब भारत ने जवाब दिया है। भारत पहले भी चीन की ऐसी कोशिशों को खारिज करता रहा है, पहला मौका नहीं है। नए आधिकारिक नक्शे से भारत ने अपने क्षेत्रीय दावेदारी को और स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि ये हमारी जगह है और इनके ये नाम है। हालांकि अब चीन की तरफ से क्या प्रतिक्रियाओं का दौर आएगा ये भी देखना और सुनना समझना होगा। अब डोकलाम के करीब भारत की रेल चाल ये क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए ड्रैगन की चिंता बढ़ाने वाले फैक्टर क्या हैं ये भी आपको फटाफट हम समझाते हैं। देखिए जो फैक्टर नंबर 1 क्या है, संवेदनशील सीमा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्टर नंबर 2 क्या है, 17 किलोमीटर की नई रेल कनेक्टिविटी। जी हाँ, ये जो फैक्ट्स है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के ये जो फैक्ट्स है वो सामने आए हैं। सीमा के करीब तेज लॉजिस्टिक सपोर्ट की क्षमता भी है। और फैक्टर नंबर 4 क्या है, भारत भूटान चीन ट्रांजैक्शन के लिहाज से ये रणनीतिक महत्व वाली जगह है। फैक्टर नंबर 5 क्या है, 2017 के डोकलाम तनाव की पृष्ठभूमि में बढ़ती कनेक्टिविटी। फैक्टर नंबर 6 क्या है, सिर्फ सेना नहीं बल्कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में नागरिक और रणनीतिक दोनों कनेक्टिविटी का भी ख्याल रखा जा रहा है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तमाम फैक्टर्स जो वो हम आपको बता रहे हैं कि 2017 के डोकलाम तनाव की पृष्ठभूमि पे किस तरह से तनाव बढ़ा, सिर्फ सेना नहीं नागरिक और रणनीतिक दोनों कनेक्टिविटी का विस्तार।
ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना। फैक्टर नंबर 6। अब फैक्टर नंबर आगे बढ़ते हुए जो 7 है, बात उसकी भी कर लेते हैं कि क्या फैक्टर नंबर 7 है। सीमा क्षेत्रों में तेज आवाजाही और सप्लाई क्षमता बढ़ाने की तैयारी है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, खास करके ऐसी जगहों पर जहां आपकी सीमाएं लगती हों, वहां पर तमाम सामानों की डिलीवरी आप जल्दी से जल्दी करें, यह बहुत जरूरी है। रेल फाइटर विमान जो है वो क्यों है, नक्शा देखिए। अरुणाचल के 27 स्थान आधिकारिक नक्शे में हैं। चीन की नाम बदलने की जो कोशिशों का ये एक तरह से जवाब है। चीन हमेशा ये करता रहता है और भारत अब ये करता हुआ नजर आ रहा है। संवेदनशील इलाकों की स्पष्ट मैपिंग की गई है। भारत की क्षेत्रीय दावेदारी का प्रदर्शन है, ये बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है। जी हाँ, रेल क्या है, जल ढाका क्षेत्र में नई रेल कनेक्टिविटी। जी हाँ, ये अरुणाचल के 27 स्थान आधिकारिक नक्शे में रखे गए हैं। उनको बाकायदा आधिकारिक जो नाम है वो दे दिया गया है, बता दिया गया है कि ये हमारी जगह है। उत्तर बंगाल की रणनीतिक कनेक्टिविटी को जो मजबूत है वो भी किया जा रहा है। चीन के नाम बदलने की जो कोशिश का इसका एक जवाब है। जो भारत कर रहा है वो जवाब है जो चाइना हमेशा करता है उसका। चीन की नाम बदलने की जो कोशिश है उसका जवाब है ये। संवेदनशील इलाकों की स्पष्ट मैपिंग की गई है, जैसा कि हमने आपको बताया, एक एक नाम बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि ये इस जगह का नाम है, ये जगह इस नाम से जानी जाएगी। आने वाले समय में ब्रिक्स होना और उससे पहले क्या ये एक संदेश देने की कोशिश है। भारत की क्षेत्रीय दावेदारी का जो प्रदर्शन है वो किया गया है। चाइना को हमेशा ऐसा लगता है कि वो जो भी करेगा, जो भी बोलेगा वो सही होगा क्योंकि वो ताकतवर है, लेकिन भारत ने बता दिया है कि हम अपनी चीजों को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। जल ढाका क्षेत्र में नई रेल कनेक्टिविटी, जैसा कि हम रेल का जिक्र कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि किस तरह से इसको भी मजबूत जो है वो करने की कोशिश की गई है। वहीं जल ढाका क्षेत्र में नई रेल कनेक्टिविटी, जैसा कि हमने आपको बताया, करीब 17 किलोमीटर नई लाइन, 17 किलोमीटर के करीब ये नई लाइन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे इलाकों में क्योंकि सेना को क्या सामान कब जरूरत पड़ जाए, किस तरह से रसद से लेकर सैनिकों की और ज्यादा आवाजाही, ये बहुत जरूरी है। उत्तर बंगाल की रणनीतिक कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हर तरीके से भारत ने बता दिया है अपने आप को सीमा क्षेत्र में लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ाने की जो एक तरह से दिशा है, कोशिश है, वो की जा रही है। और भारत अक्सर अपनी सीमा से लगे जो जगह हैं वहां पर ऐसे करता है। और भारत जापान का ये संयुक्त, तो अब देखिए जापान के साथ भारत की हवाई चाल, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, F2 से क्यों घबराया है चीन। जी हाँ, जापान के F2 लड़ाकू विमान पहली बार भारत में अभ्यास के लिए आएंगे और इसीलिए जो चाइना है वो थोड़ा सा परेशान है। भारत जापान रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। जापान भी अपने आप को मजबूत कर रहा है। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। जापान उन देशों में जाना जाता है जो बहुत ज्यादा हिंसा में बिलीव नहीं करता, लेकिन अब वो समय के साथ अपने आप को मजबूत कर रहा है। और दोनों देशों के बीच नियमित सैन्य अभ्यास पहले से होते रहे हैं। जापान और भारत की अगर आप देखें तो दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो हमेशा से प्रगाढ़ रहे हैं। समुद्री सुरक्षा में सहयोग जो है वो भी लगातार रहा है। ऐसा मौका नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। समुद्री सुरक्षा में भी सहयोग जो है वो लगातार बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच में। और उसी की वजह एक ये है कि किस तरीके से जो चाइना है वो F2 से घबराता हुआ नजर आ रहा है। दोनों चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता पर भी नजर रखते हैं क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो उसे हर जगह बदनाम करके रखती है। लगभग 14 देशों के साथ चीन अपनी सीमा को शेयर करता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह की नीति चीन की रही है। चीन को भारत का 3 तरफा संदेश है। अब वो क्या क्या संदेश है वो भी अब आपको अगले ग्राफिक्स में हम बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बता दिया किस तरह से। अब देखिए चीन को भारत का 3 तरफा संदेश है, एक साथ 3 मोर्चे। मोर्चा नंबर 1 क्षेत्र, अरुणाचल के 27 स्थानों के आधिकारिक मैपिंग। सबसे पहला यह है कि अरुणाचल के जो 27 स्थान है उसके आधिकारिक मैपिंग कर ली गई है। अब मोर्चा नंबर 2, अब आपको फटाफट बता देते हैं कि क्या है मोर्चा नंबर 2। कनेक्टिविटी, संवेदनशील क्षेत्र में नई रेल कनेक्टिविटी, ये भी बता दिया गया है कि जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर हम किस तरीके से जो कनेक्टिविटी है उसको मजबूत कर रहे हैं। मोर्चा नंबर 3 क्या है, सैन्य। जापान के साथ F2 लड़ाकू विमानों वाला जो संयुक्त अभ्यास है वो। अब इसके जरिए संदेश क्या देने की कोशिश है, 3 चीजें की गई हैं। एक तरफ नाम बदले गए अरुणाचल प्रदेश में, दूसरी तरफ जो अगर आप देखें तो रेल कनेक्टिविटी, और तीसरी तरफ F2 के साथ संबंध। अब क्या है नाम बदलने का, देखिए सीमा पार भारत इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार बढ़ा रहा है। और संदेश नंबर 3 देखिए भारत अपने जो रक्षा सहयोग है उसको किस तरह से जापान के साथ बढ़ा रहा है, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ये बताया जा रहा है। रणनीतिक साझेदारी जो है वो किस तरह से मजबूत कर रहा है ये भी बताया जा रहा है। और कुल मिलाकर देखिए भारत इसके लिए जाना जाता है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, देश कोई भी रहो, भारत ने अपने संबंध से लेकर अपनी नीतियों तक हमेशा ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है।
अपनी सीमा से लेकर तमाम चीजों की सुरक्षा भारत करता रहा है, और इस बार भी, क्योंकि चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश को लेकर, जो चाइना है उसकी बातें कई बार सामने आती हैं, और ऐसे में इस बार ब्रिक्स से पहले चाइना को एक संदेश देने की कोशिश भारत की तरफ से की गई है। तो देखिए, मेरे साथ मेरे तमाम जो गेस्ट हैं उनकी भी, मेरे साथ मेजर जनरल अस्थाना सर भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ सचिन सिंघल सर भी जुड़ गए हैं, सुशील सिंघल सर माफ कीजिएगा वो भी जुड़ गए मेरे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका। और निबिर भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ। सबसे पहले सिंघल सर मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, उसके बाद मैं निबिर के पास भी आऊंगी और सर आपके पास भी आती हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि भारत ने ये जो किया है, क्या ये नॉर्मल है? भारत क्या ये करता रहता है, या फिर ब्रिक्स से पहले भारत ने ये करके एक संदेश दिया है, बताने की कोशिश की है कि आप ब्रिक्स में आइए, बहुत स्वागत है, लेकिन आप जो करते रहे हैं वो अब नहीं चलेगा। अरुणाचल के नाम बदलना, उसको जगह जगह पर अपना बताना, ये जो नीति है वो नहीं चलेगी। भारत ने क्लियर बता दिया, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। सर अनम्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। सर मैं आपके पास आती हूँ, शायद थोड़ी कोई ऑडियो प्रॉब्लम, इसको ज़रा ठीक करा लेते हैं। अस्थाना सर मैं आपके पास भी आती हूँ, ज़रा एक बारी ग्राउंड जीरो से सर निबिर के पास मैं आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आती हूँ आप लोगों के पास। निबिर, अभी की जो सिचुएशन है, भारत ने 3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर बता दी कि हम अपने जगह का नाम खुद डिसाइड करेंगे, हम रेल जो है वो भी देखेंगे कि हमारी कैसे कहाँ चलेगी, और दूसरी बात हम चीन के साथ जो F2 है उसको लेकर भी हम अपने रक्षा संबंधों को भी मजबूत करेंगे। भारत का मैसेज बिल्कुल क्लियर है निबिर इस बार। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, 2 चीजें हमें याद रखना है। एक तो है ऑफिशियल रिकॉग्निशन, जो कि हम खुद अपना जगह के नाम रिकॉग्नाइज करेंगे, इसीलिए सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से जो मैप में ऐड किया गया है। और दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर पूर्व एक ऐसा जगह है जो ऑलरेडी बहुत एक रिमोट लोकेशन में है। तो उसके बाद अगर हम अपने जगहों के नाम खुद डिसाइड नहीं करेंगे तो इन जगहों के जो है अवेयरनेस कम हो जाएंगे। तो इस अवेयरनेस के वृद्धि के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये कदम जो है अरुणाचल प्रदेश में जो भारत की सरकार ने किया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि अवेयरनेस बढ़ाया जाए, और जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना ही जो है इन जगहों के बारे में लोग बात करेंगे। और अगर आपको पता है कि हम ऐसे जगह पे रहते हैं उत्तर पूर्व में जो बहुत एक बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ प्रस्तुत करता है अरुणाचल प्रदेश में, तो इन बॉर्डर इलाकों में हम लगातार देखते रहते हैं कि चाइना पहले भी उनका वो अभी कभी कभार क्लेम करते कि ये जगह उनका है साउथ तिब्बत करके, लेकिन ये भारत की तरफ से एक क्लियर मैसेज है कि हम अपनी जगहों के रिकॉग्निशन खुद देंगे, अवेयरनेस भी खुद बढ़ाएंगे। और इस विषय को एक आइसोलेशन में देखा नहीं जाना चाहिए, इस विषय को ऐसा देखना चाहिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, जैसे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP जो हम कहते हैं, उसके साथ साथ और बहुत सारे बॉर्डर लाइन में डेवलपमेंट हो चुका है। मैं खुद उत्तर पूर्व से रिपोर्ट करता हूँ, 4G कनेक्टिविटी से लेके बहुत कुछ कनेक्टिविटी वहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। उसके कारण इस जो मूव है उसको ऐसे देखना चाहिए कि इस मूव के बाद जो है कनेक्टिविटी बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगा, इससे इन जगहों के बारे में हम जानेंगे, और उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि इन जगहों के बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन लगातार चाइना हो या फिर कोई भी वेस्टेड एलिमेंट जो ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा कदम है भारत की सुरक्षा के लिए, और भारत का जो एक बहुत ही अमूल्य जो एक प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, उसके सुरक्षा के लिए। और ये कदम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी बॉर्डर एरियाज के लोग रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे जिन 27 जगहों का नाम चेंज किए गए हैं उनमें लॉजिस्टिक हब्स भी है, उनमें ट्रांजिट कॉरिडोर भी है, तो एक कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है।
और कनेक्टिविटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट जगह अगर हम अपने तरीके से हम अगर वहाँ पे गवर्नेंस नहीं लाएंगे तो हमेशा एक दिक्कत आएगा। तो इससे ये ठीक है दर्शाता निबिल, है आप कि रहिए भारत मेरे सरकार साथ, बहुत ही आगे सीरियस भी है हम अरुणाचल आपसे प्रदेश। बातचीत करेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो की आप रियलिटी बता रहे हैं। अस्थाना सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि भले ही चीनी मीडिया अपने आप में वाहवाही बटोर ले, अपनी पीठ थपथपा ले तमाम चीजों को कर कर, लेकिन जमीनी रियलिटी, जमीनी हकीकत जिसे हम कहते हैं वो यही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का भी हिस्सा था, है और रहेगा, और भारत सरकार ने इसे समय समय पर बताया। और अब जो भारत सरकार ने किया है वो बिल्कुल क्लियर जवाब है कि आप देख लीजिए, यही है हमारा जवाब, और अरुणाचल प्रदेश की जो भी परिस्थितियां होगी वो हम देखेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। ये चीन को भी मालूम है, और चीन ने जब ये नाम बदले थे, चीनी नाम दिए थे इन 27 जगहों को, तो उसको हम स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज में, सामरिक लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफिक ऑफेंसिव। तो ये कार्टोग्राफिक ऑफेंसिव उन्होंने लॉन्च किया था, और उनका एक तरीके से एक उनकी स्ट्रेटजी है कि पहले मैप में अपनी जगह, उस जगह को अपना दिखाओ, फिर वहाँ पर गांव बनाओ उसके नज़दीक, फिर उसको क्लेम लाइन को आगे बढ़ाओ, और फिर अगर कोई रेजिस्ट नहीं करता तो उस इलाके को फिर अपना बोलने की कोशिश करो, और उसके बाद में फिर उसमें कब्जा जमाने की कोशिश करो। इस स्ट्रेटजी को तोड़ने के लिए ये बेस्ट तरीका है कि आप भी अपना मैप जो है वो पब्लिश करो। सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी ये मैप पब्लिश किया, जो बहुत अच्छी बात है। और आपको याद होगा कि जब ये बातचीत चल रही थी उस समय में ही, उस समय भी हम लोगों ने यही कहा था कि ग्राउंड पर तो कोई सिचुएशन बदलती नहीं है, जो सिचुएशन है वही रहेगी, क्योंकि हमने फिजिकली ग्राउंड पर जो जो चीज़ें ऑक्युपाई की हुई हैं वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। और ग्राउंड पर हमारी फौजें जो हैं वो उसी मुताबिक लगी हुई हैं। जो एरियाज़, जो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रांसग्रेशन होता रहता है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का परसेप्शन अलग है, तो उस जगह पर दोनों साइड की पेट्रोल्स जाती हैं और ट्रांसग्रेशन होते रहते हैं। तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन ये जो मैप बार-बार जो मैप भी भारत ने पब्लिश किया, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद हो, जब नेपाल भी इस किस्म का मैप पब्लिश कर रहा था, तो उस समय भी मैंने कई बार टीवी पर बोला था कि हमें भी अपना एक सर्वे ऑफ इंडिया का नया मैप निकाल देना चाहिए, रिवाइज्ड मैप ऑफ 2026 खत्म, और उसमें फिर से तो ज़्यादा फिर उससे हल्ला करने का और बोलने का कोई उसमें कोई औचित्य नहीं रह जाता। दूसरी चीज़ है कनेक्टिविटी, जो आपने बिल्कुल सही कहा। डोकलाम की तरफ कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक तो आपने बिल्कुल सही अपनी कमेंट्री में बताया कि सामान जल्दी पहुंच सकता है, और दूसरी चीज़ ये ट्राई जंक्शन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्राई जंक्शन में वो इस ट्राई जंक्शन को भारत की तरफ लाना चाहते हैं ताकि कुछ और इलाका चीन की तरफ चला जाए, और ये भारत नहीं चाहता। तो इस हालत में जो ट्राई जंक्शन में, लेकिन ट्राई जंक्शन में हम लोग बैठे हुए हैं और हमारी वहाँ पर पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। नाथुला में जो है भारत की जो पोजीशन है वो ऊपर, पहाड़ के ऊपर है, इसलिए चीन इतनी आसानी से वहां पर कुछ नहीं कर सकता। और आपको याद होगा डोकलाम में हमने इनको रोक भी दिया था उस समय जब ये रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे। जी ठीक है सर, और आप रहिए मेरे साथ सर, हम आगे भी बात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। और एक बार मैं सुशील सिंघल जी के पास भी आती हूँ, फिर सर मैं आपका भी रुख करूंगी। सिंघल सर देखिए, एक सवाल मेरा ये भी है, जैसा कि अस्थाना सर भी कह रहे थे कि हमने रोका है डोकलाम से लेकर, और ये 1962 का भारत नहीं है। भारत अब अपनी सीमा की सुरक्षा करना भी जानता है, अपने देश के अंदर के जो राज्य हैं उनको संभालना भी जानता है, और ये चीन को उसी की भाषा में उसका जवाब है। बिल्कुल खुशबू जी, आई एम सॉरी Okay, तो उसमें बात आप जो बिल्कुल सही कह रहे थे, जो भारत ने जो मैसेजिंग की है, आपने जब ब्रिक्स पे पहले मुझसे सवाल पूछा था, आई थिंक कि ये जो ब्रिक्स के होने से पहले जो हमने संदेश दिया है वो बहुत साफ दिया है कि ब्रिक्स को, आई थिंक चाइना को भी संदेश दिया है, और जो और ब्रिक कंट्रीज हैं उनको भी हमने संदेश दिया है कि भारत अपने जो ब्रिक्स की रिलेशनशिप है देशों के साथ में, वहां पर अलग रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशन ग्रुपिंग है वो हमारी, लेकिन जहां स्ट्रैटेजिक या सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात है उसको आप जो है ब्रिक्स में नहीं ला सकते। तो एक बहुत बड़ा ये मैसेज इसमें दिया हमने, सेपरेट किया है बड़े टैक्टली कि
इकोनॉमी जो ब्रिक्स रिलेशनशिप एक तरफ है, हमारी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो सेपरेट है, उनको आपने मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो चाइना को एक थोड़ी जो है बड़ी अच्छी ये मैसेजिंग है। दूसरा, जब हमने ये नाम दिए हैं, 27 नामों जगहों के नाम दिए हैं, उसमें 3 जगह हैं जो कि चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। तो इसमें हमने क्या संदेश दिया है चीन को कि भाई ये हमारे देश एरिया है और ये आपके पास आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। तो जो अभी तक चीन जो नैरेटिव बनाता था, चाहे अपने नाम कर दिए, फिर उसके बाद उन्होंने अपना कहानी शुरू कर दी है, उसको हमने पूरी तरह से इस बार चैलेंज कर दिया है। उसकी जो चीन की स्ट्रेटेजी होती थी उसको बिल्कुल एक तरीके से नकार दिया गया। जी। उसी तरह से जो हमने 2 जगह के बारे में और बात की, जो डोकलाम एरिया में जो रेलवे कनेक्टिविटी, वो एक्चुअली हमारे लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, इंपॉर्टेंस है उसकी। जो वैसे तो 17 किलोमीटर का एरिया है, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भी सुरक्षा करेगा और हमारे जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स है उसका मूवमेंट बहुत तेजी से हो जाएगा ट्राई जंक्शन। तीसरा, आपने जब जापान के बारे में, जापान और भारत के जो संबंध है वो बहुत तेज गति से प्रगाढ़ हो रहे हैं, और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने की बात हो रही है जिसमें F2 पहली बार जापान से भारत में जाके इंटर ऑपरेटिवली के बारे में बात करेंगे, वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके युद्धाभ्यास करेंगे, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है इंडो पैसिफिक की चीन को कि भारत ना केवल अपनी सुरक्षा करेगा बल्कि इंडो पैसिफिक में भी कोलिशन के साथ में मिलकर हम काम करेंगे। ये एक मैसेजिंग है, तभी वो चीन की जो ग्लोबल टाइम्स ने जो ये वार्निंग एक तरीके से इशू उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है हमारी भारत की, ये नई, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये नई अपने नया भारत है, और ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल उसको बड़े ही डिप्लोमेटिक वे में हमने उनको काउंटर किया है चीन को, उनको बताया है कि हमारी पोजीशन क्या है और आप जो बोलते हैं उसकी जो वैल्यू क्या है। तो नैरेटिव का आप जो चलता है, कहीं बात भी हो रही थी, तो नैरेटिव में भारत ने आप इसमें एक बहुत बड़ी पहल की है। लेट्स सी हाउ चाइना रिएक्ट करता है अब इसके ऊपर, क्योंकि वो रिएक्शन तो उनकी तरफ से जरूर इसके बारे में आएगा, उससे पता लगेगा कि उनको कितनी चोट पहुंच रही है। ठीक है सर। अच्छा अस्थाना सर, एक बात ये भी है, हमने बात की रेल कनेक्टिविटी की, हमने बात की अरुणाचल प्रदेश की, जो कि नाम जिस तरीके से हम बदल रहे हैं या जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बात यहाँ पर जापान और उसके F2 की भी होनी होगी। जापान उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, कभी हिंसा नहीं की ऐसा देश कहा जाता है, लेकिन अब वो भी समझ रहा है कि नहीं, हमें धीरे धीरे जिस हिसाब से दुनिया चल रही है और जिस हिसाब से उसके आसपास की चीजें हो रही है उसको तैयार रहना होगा, और ऐसे में भारत और जापान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए हैं। ये जो सर F2 का आना है यहाँ पर, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है, क्योंकि जब से ये देखा गया कि अमेरिका अपने एलाइज को नहीं बचा पाएगा और अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो इतना कारगर नहीं है, आपने जैसे ईरान में देखा होगा, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको सबको रियलाइज़ हुआ, उन्होंने भी एक अपना छोटा एक ग्रुप बनाया और अभी एक पैक्ट साइन किया है। तो सबको ये लग रहा है कि अमेरिका ये नहीं कर पाएगा, और उसी मुताबिक चीन ने जब अमेरिका को धमकी दी ताइवान के बारे में, और जापान को भी कुछ मैसेज दिया था ताइवान के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, तो उससे ये लग रहा है कि अमेरिका की जो दादागिरी है उसको कंट्रोल करने के लिए बेटर तरीका ये होगा, अमेरिका और चीन की दोनों ही अभी शक्तिशाली जो देश हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए मिडिल पावर्स को मिलना पड़ेगा, और सबको अपना अपना जो डिफेंस है वो अपने लेवल पर और अपने ही बलबूते पर और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तो जापान भी, मुझे लग रहा है जापान को भी अभी यही मैसेज मिला है, और इसीलिए आप देखेंगे कि जापान का डिफेंस बजट भी बढ़ा, जापान ने और ज़्यादा एक्टिव भी हो गया है जापान, और जो भारत जैसे देशों के साथ में जापान की हमारी एक्सरसाइज हालांकि पहले भी होती थी, लेकिन पहले उनके एयरक्राफ्ट के साथ में इंटरऑपरेबिलिटी शायद ये पहली बार होगी। बाकी की जो नेवल एक्सरसाइज है वो हम पहले भी कर चुके हैं, और क्वाड में भी हमारी एक्सरसाइज होती हैं जिसे मालाबार एक्सरसाइज कहा जाता है। तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं इनका एक मतलब है, और हालांकि जैसे क्वाड
जैसी संस्था है उसको हम मिलिट्री संस्था नहीं कहते और ना ही उसका कोई मिलिट्री इंटेंशन है, लेकिन ये भी माना जाता है साथ ही साथ कि अगर सारी ये नेवीज जो हैं ये इंटर ऑपरेबल हैं तो इंटेंशंस ओवरनाइट चेंज हो सकते हैं अगर कोई ज़्यादा दादागिरी के ऊपर आता है। तो ये एक इनडायरेक्ट मैसेज जाता है, इसीलिए चीन इन डेवलपमेंट्स के साथ थोड़ा चिढ़ा रहता है जब भी इस किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं। जी। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि जापान को कम नहीं आंकना चाहिए। जापान की टेक्नोलॉजी अच्छी है और साथ ही साथ उनकी जो इंडस्ट्रियल पावर है वो भी बड़ी जबरदस्त है। तो किसी जमाने में आपको याद होगा कि अगर अमेरिका के ऊपर किसी ने हमला किया, फिजिकली हमला किसी ने किया पर्ल हार्बर में, तो वो जापान ने किया था। वो बात दूसरी है कि बाद में न्यूक्लियर बम उनके ऊपर आया, लेकिन उसके बाद भी जापान खत्म नहीं हुआ। जापान की जो सिविलाइजेशन है वो फिर बड़ी खड़ी हो गई और चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। अब जापान का ओरिएंटेशन बदल गया है कि मैं अपना डिफेंस जो है वो खुद और तगड़ा करूंगा। तो उस हालत में एक डिफेंस कोलैबोरेशन भी भारत और जापान के बीच में बन रहा है, क्योंकि जापान में मैन पावर की प्रॉब्लम है, भारत में मैन पावर है अवेलेबल, तो दोनों कोलैबोरेट करके और ज़्यादा अच्छा डिफेंस इक्विपमेंट बना सकते हैं। तो ये एक और एंगल है जहां पर भारत का और जापान का कोऑपरेशन हो रहा है। जाहिर है कि वो चीन को पसंद नहीं आएगा, लेकिन इस बारे में भी चर्चा चल रही है। उसी मुताबिक इसी से कनेक्टेड जो आपकी न्यूज़ है, इसी से कनेक्टेड एक आध चीज और बता दूं मैं आपको। जैसे ये चिकन नेक की बात हुई थी, तो चिकन नेक में भी कुछ प्लानिंग है कि एक अंडरपास बनाया जाए जो कि उस अंडरपास पूरे चिकन नेक को क्रॉस करके सीधा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर दे। अगर वो अंडरपास बन जाता है तो जितने मर्जी बम चिकन नेक के ऊपर कोई मारता रहे, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। और उस इलाके में हमारी डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है, इसलिए देशवासियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी ओवर अ पीरियड 1962 के बाद में जो डिफेंसेस हैं वो इतने अच्छी तरीके से बने हैं, और हिमालय का जो इसे बोलते हैं हम सामरिक लैंग्वेज में टेरेन फ्रिक्शन, जैसे कि ज्योग्राफी का इस्तेमाल ईरान ने बहुत अच्छी तरीके से किया, वैसे ही ज्योग्राफी का इस्तेमाल भारत भी बहुत अच्छी तरीके से करेगा। तभी आपने देखा होगा इतने समय से 4 साल से ये जो स्टैंड ऑफ है ये चले जा रहा था, लेकिन भारत ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया और कोई एक्शन हुआ नहीं और कोई एनक्रोचमेंट भी नहीं हुआ। और इसी के साथ साथ अभी डी एस्केलेशन अभी बाकी है, हालांकि डिसएंगेजमेंट तो हो गया है। तो अब भारत और चीन के बीच में ये बातचीत है कि भाई आपस में बातचीत करके इसको सही तरीके से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं करके इसको जो है किसी जो कन्फ्रंटेशन में ना बदला जाए। यही मैसेज दोनों देश एक दूसरे को दे रहे हैं। और अक्सर देखा होगा कि ब्रिक्स या और इस किस्म की मीटिंग से पहले जब भी शी जिनपिंग आते हैं, कई बार चीन की तरफ से ऐसा हो जाता है। जब ये शुरू हुआ था स्टैंड ऑफ या कुछ और एक्शन शुरू हुए थे, जब एक बार जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे, तो ये एक पोस्चरिंग है जो बड़ी मीटिंग से पहले भी चीन पहले करता रहा है। इस बार मुझे लग रहा है कि भारत ने भी इनिशिएटिव लिया है। जी ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा देखिए सिंघल सर, मेरा एक सवाल है, जो बातें अस्थाना सर कर रहे हैं कहीं ना कहीं उससे आप भी इत्तेफाक रख रहे होंगे, और मेरा एक सवाल ये भी है कि भारत के अगर संबंधों को देखा जाए पिछले कुछ समय में, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो, पाकिस्तान के साथ तो चलिए ख़राब थे ही, मतलब जिस तरीके के, लेकिन बहुत ज़्यादा बदली है जियो पॉलिटिक्स। ऐसे में भारत अब उन देशों पर भी फोकस कर रहा है जो एक्चुअली भारत की मदद करेंगे, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो, मतलब जब जैसी जरूरत तब वैसे कदम उठा रहा है भारत अब। हाँ बिल्कुल, खुशबू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत वो अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो मदद कर सकते हैं या उनकी जहाँ बेसिकली मदद तभी होती है जब उनके आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट कोइंसाइड करते हैं। क्योंकि जैसा कि हमेशा फॉरेन पॉलिसी में हमेशा जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको हर देश लेकर के चलता है। और इस वक्त भारत क्या कर रहा है, भारत की जो विदेश नीति उसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन किसके इंटरेस्ट हमारे साथ कोइंसाइड। जैसे जापान के बारे में,
जापान को हमारी आवश्यकता है, हमें जापान की आवश्यकता है, तो हम दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ऐसे ही रशिया के आपने बात, रशिया को हमारी आवश्यकता है, उनको हमें तेल जो हम उनसे खरीदते हैं और हमारे डिफेंस इक्विपमेंट उनसे आते हैं, उनको भी बहुत बड़ा मार्केट भारत से मिलता है, रूबी रूबल में ट्रेड होता है, तो उससे जो प्रेशर है रशिया के ऊपर सैंक्शंस का वो कम होता है, तो हम उनके साथ में मिलकर काम, और ऐसा नहीं है, चीन के साथ भी हम मिलकर के काम कर रहे हैं जहां पर हमारे इंटरेस्ट कोइंसाइड, जैसे जैसे ब्रिक्स में हमारे इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो साथ में काम कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारे इंटरेस्ट उनके साथ में अलाइन नहीं करते हैं, वहां हम बता रहे हैं कि भाई हमारा आपका जो ये एरिया है उसमें हमारे डिफरेंसेस है एंड उसमें हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी पोजीशन हमारी ये है इसके में, जो कि पहले नहीं होता। अब हम भारत बिल्कुल न्यूआंस पोजीशन लेकर के चल रहा है, और केवल जो हिस्ट्री के बेस पर नहीं हम काम कर रहे हैं, विदेश नीति नहीं चल रही है, विदेश नीति इस पर चल रही है कि कौन हमारी मदद कर सकता है, हम किसकी मदद कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ के जैसे हम ग्लोबल साउथ के बारे में हम उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि भारत कैपेबिलिटी है, हम रियलाइज करते हैं कि हम भारत में कैपेबिलिटी है, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको हम मदद कर सकते हैं, इसलिए हमारे को हम उनकी मदद कर रहे हैं, और उसको वो जो साउथ के कंट्रीज हैं वो रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं कि भारत ही सही तरीके से उनकी मदद कर रहा है, तो उसका हमें फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि जब कोई इंटरनेशनल फोरम में कोई बातचीत होती है, भारत के बारे में बातचीत होती है, तो वो हमारी पोजीशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारी विदेश नीति में, कि हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से जहां जॉइंट कॉमन इंटरेस्ट है उसको हम परस्यू। जी ठीक है। अच्छा कहीं ना कहीं साना सर, अगर ये पूरी सिचुएशन को देखा जाए, चाइना की तरफ से क्या जवाब आ जाता है, क्योंकि चाइना तो अक्सर ही अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, लगभग 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसी से पता चलता है उसकी नीति और उसकी विस्तारवादी नीति दुनिया जानती है, चाइना के बिहेवियर से लेकर उसकी स्थिति तक। अब जब भारत ने ऐसा जवाब दिया, उम्मीद क्या किया जाना चाहिए चाइना से? देखिए, चाइना बहुत मैच्योरली जवाब देता है, और उसका क्या होगा कि आप उन्होंने एक बना रखा है उनका, जैसे ग्लोबल टाइम्स है, ग्लोबल टाइम्स खूब हल्ला करेगा, वो इसके ऊपर जरूर धमकियां भी देगा और इस किस्म की बातचीत करेगा। उनके जो नॉर्मल पेपर हैं जैसे तो वो मीडिया के थ्रू जवाब देगा, और एक आध फॉरेन मिनिस्ट्री से एक आध कोई स्टेटमेंट आएगी कि भाई जैसे जापान के साथ में जो एक्सरसाइज हो रही है, तो कि भाई ये दिस शुड नॉट बी टारगेटेड टुवर्ड्स थर्ड कंट्री, इस किस्म की कोई ना कोई स्टेटमेंट उधर से भी आएगी। हमारी एमए भी यही जवाब देगी कि भाई ये एक्सरसाइजेज पुरानी एक्सरसाइजेज हैं और ये किसी तीसरे कंट्री के खिलाफ नहीं है। उसी मुताबिक अगर आप ये कनेक्टिविटी देखें, देखिए कनेक्टिविटी वो भी बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही बढ़ा रहे हैं, वो भी रोड्स बना रहे हैं, वो भी रेलवे लाइन बॉर्डर से जितनी नज़दीक ला सकते हैं ला रहे हैं, तो कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। वो अगर हमें इंडिकेट करते हैं तो हम उनका भी इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई आप इतना बड़ा डैम बना रहे हैं, उस डैम से हमें उससे भी तो हमें इफेक्ट पड़ने वाला है ना। तो अगर वो हमें बोलते हैं कि जी आप ये रेलवे लाइन क्यों बना रहे हैं, तो हम उनके डैम का भी एक जवाब दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो कनेक्टिविटी है इससे उन्हें कोई विशेष प्रॉब्लम होगी। जापान उनके लिए आजकल एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो जापान भी अछूता नहीं रहेगा, जो कि बात सही है, क्योंकि जो ताइवान का ताइपे से जो ताइवान का सबसे नज़दीक आइलैंड है वो मुश्किल से 100 किलोमीटर से भी कम है, यानी कि उनके EEZ में आ जाता है। तो जाहिर है कि अगर उस वहाँ पर हमला होना है तो चीनी जो युद्धप्रोत हैं वो उनके EEZ में, जापान के EEZ में जाएंगे ही, तो जापान को तो बीच में उतरना ही पड़ेगा। और जापान अमेरिका का एक उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट हो रखा है, तो उस हालत में सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन चीन ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जापान के पीछे पड़ गए, उनके इकोनॉमिक सिचुएशन उसमें उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ एक्शंस लिए, कुछ सामान खरीदना बंद कर दिया।
तो इस किस्म से एक जापान उनके लिए सेंसिटिव सब्जेक्ट बना हुआ है। जी। तो जापान के साथ में जो एक्सरसाइज है वो शायद उसके ऊपर भी कोई कमेंट आए कि भई ये किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जापान के साथ हम एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज ये आज से नहीं हो रही हैं, पिछले 2 दशकों से हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भारत यही बताएगा कि भई ये तो नॉर्मल है, ये तो हम पहले से कर रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है। तो संदेश ज़रूर दिया जाता है और संदेश भी एक मज़बूत संदेश है, लेकिन इन सब का जो डिप्लोमैटिक आंसर है वो भी भारत के पास तैयार है। तो अगर चीन कुछ बोलता भी है तो उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि भारत के पास सफिशिएंट जवाब है जी। और सफिशिएंट आंसर हैं उनको इंडिकेट करने के लिए कि आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हमारे नेबरहुड में। बिल्कुल। और सर सही बात है, चाइना आज से नहीं सालों से यही करता ही आ रहा है और शायद यही वजह है कि उसको जवाब की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सिंगल सर देखिए, एक बात तो ये भी है कि भारत ने जो कुछ भी किया है वो बहुत सोच समझकर, बहुत कैलकुलेटिव किया है। ब्रिक्स से पहले ये करना चाइना के लिए एक मुश्किल भरा क्षण तो होगा। हालांकि अब चाइना इस पर जवाब कैसे देगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ब्रिक्स से ठीक पहले ये करना भारत की जो रणनीति है उसका ये एक हिस्सा रही है। कुछ भी बिल्कुल, जैसे मैं पहले भी कहा, ये ब्रिक्स से जो पहले हुआ है मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इंटेंशनल किया है नहीं किया, लेकिन ये बड़ी ही स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग चीन को हुई है कि भारत जो आप बड़ी न्यूआंस पोजीशन डिप्लोमेटिकली ले रहे हैं कि जहां ब्रिक्स की हम होस्ट करने वाले हैं, हम होस्ट हैं, तो भी हमारे को उम्मीद है कि सारे देश उसमें शामिल होंगे और वो, लेकिन हमारा उसमें सिंपल सीधा मैसेज है कि ये ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है और इसका जो है आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं देश, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये चीन के ऊपर एक तरीके से प्रेशर हो जाएगा कि चीन को भी अपने आप को उन दोनों चीजों से सेपरेट करना पड़ेगा और साथ में मैसेजिंग है कि हम होस्ट हैं, लेकिन होस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उस पर कोई आंच आएगी और आने देंगे हम उसके ऊपर। और ये मैसेजिंग मेरे ख्याल से न केवल चीन को है बल्कि जो और ब्रिक्स मेंबर हैं उनको भी है कि हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं सबके साथ में, लेकिन उसके लिए हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और ये दोनों रिलेशनशिप अलग अलग है। चीन क्या करेगा ये एक देखने की बात है, बट मेरे विचार से मोस्ट लाइकली वो जो उनका स्टैंडर्ड है कि वो दोबारा से जो नाम करते हैं, नाम निकालते हैं, वो दोबारा से नाम निकालेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। मेरे ख्याल से वो थोड़ी तेजी लाने की और कोशिश करेंगे ताकि जो भारत काउंटर करने की कोशिश कर रहा है उस पर जो है वो असर उनका कम हो। ये मेरे ख्याल से रिएक्शन चीन की तरफ से आएगी। जहां तक जापान के साथ में हमारा युद्धाभ्यास है उससे उनको परेशानी हो रही है, होगी, और हो सकता है कि वो जापान के ऊपर प्रेशर डालें क्योंकि वो चीन और जापान की जो रिलेशनशिप खराब है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक है रिलेशनशिप है वो बड़ी स्ट्रांग है। जापान बड़ा एक्सपोर्ट उनके लिए, जापान के लिए चीन एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो चीन हो सकता है उसको प्रेशर यूज करने की कोशिश करे और कहे कि भाई जो भारत के साथ में आप जो रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं स्पेशली डिफेंस एरिया में उसको आप कम करिए, और मेरे ख्याल से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो हो सकता है वो मोस्ट लाइकली जापान को और ज्यादा भारत की तरफ उससे वो झटका के करीब वो लोग दोनों देश आ जाए, तो ये मुझे संभावनाएं लग रही है फ्यूचर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपका भी और अस्थाना सर आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें।